मैंने इसके पहले लेसन में आप लोगों को भाषा पढ़ाया था। हमारा ग्रामर का ही था भाषा, है ना, जिसमें हमने मौखिक और लिखित भाषाएं पढ़ी थी। अब मैं आप लोगों को आपकी ग्रामर का, व्याकरण बुक का दूसरा पार्ट वर्ण बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो वर्ण मैंने कुछ वर्ण यहाँ पर लिखे हैं, जैसे अ, ख, ग, ज, इस तरह के कुछ वर्ण लिखे हैं, है ना। वर्ण क्या होता है? जो मुख से हम ध्वनियां बोलते हैं, है ना, जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, वही क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और वर्ण जो होता है वो हमारी वर्णमाला में को बनाता है। मतलब पूरी वर्णमाला किससे बनती है? वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम से। उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो हमारी जो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई मतलब इससे के आगे हम इसको और डिवाइड और नहीं बांट सकते। शब्दों को, मतलब वाक्य हमने बनाए, वाक्य से हमने शब्दों से वाक्य बनाए, और शब्द बनाए किससे? वर्ण से बनाए। तो वर्ण को आगे हम और छोटी इकाइयों में नहीं बांट सकते, इसलिए वर्ण जो है वो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। ठीक है, तो आइए बच्चों, मैं आप लोगों को इन्हें कुछ चित्रों के माध्यम से समझाऊंगी कि वर्ण क्या होते हैं और वर्ण के जो दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, जो स्वर होते हैं इसमें भी दो तरह के होते हैं। एक दीर्घ स्वर होता है, एक ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर जैसे छोटे जो हम बोलते हैं, जिन बोलने में कम समय लगता, है ना, ई। तो ये जब छोटे वाले हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कौन से हो गए? जिनको बोलने में समय ज्यादा लगता है, जैसे आ, ई, ठीक है, ऊ, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो आइए मैं कुछ चित्रों के माध्यम से आपको स्वर और व्यंजन समझाती हूँ। आइए बच्चों, आगे इन्हीं को समझने के लिए हम कुछ एक उदाहरण देखते हैं। जैसे चीता लिखा है, तो ची और ता, इसको दो अलग अलग वर्णों में मैंने विभक्त कर दिया, बांट दिया। ची को मैंने बांटा च और ई में, ता को त और आ में। इसको मैंने जब एक साथ लिखा तो वो बना चीता, च ई त आ, चीता, है ना। लेकिन अब यदि मैं चाहूँ तो इसके और टुकड़े नहीं कर सकती। तो जब हम इसके टुकड़े करना बंद कर देते हैं तो वही चीज़ हमारी, वही ध्वनि जो है वो हमारी क्या बन जाती है? वर्ण बन जाती है ना। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब हम देखते हैं वर्णों के दो प्रकारों पर, जो कि है स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? बोलते समय जिनको मतलब जिन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती या अर्ण वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वह स्वर कहलाते हैं। हमारी वर्णमाला में क्या कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। और ये जो स्वर हैं इनमें दो तरह के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, है ना। अब ये जो स्वर और फिर नीचे हम देखते हैं व्यंजन, तो व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है या स्वरों की सहायता ली जाती है। और हमारी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। तो जब हमने स्वर और व्यंजन को व्यवस्थित लिखा, व्यवस्थित समूह में लिखा, तब वह बन गई वर्णमाला। यानी स्वर और व्यंजन के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे हम? वर्णमाला कहेंगे। मतलब स्वर जो है उनको बोलने के, व्यंजन जो है उनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। आइए कुछ ऐसे ही देखते हैं कि सभी व्यंजन जो हैं उनको बोलने के लिए अ की ध्वनि उच्चारित होती है, या उनको अ स्वर लगता है कि जैसे क। तो क यदि व्यंजन है तो वह क ऐसे लिखा जाएगा, और यदि बिना स्वर के लिखेंगे तो उसके नीचे हल्का चिन्ह लगा दिया जाता है जो कि क बन जाता है। तो इसमें बिना स्वर के, यानी इसमें से अ हटा दिया मैंने, तो ये आपका क व्यंजन कंप्लीट, यानी पूरा व्यंजन जो है वो नहीं बना, स्वर रहित व्यंजन बना। ठीक है, आगे देखें हम संयुक्त व्यंजन आते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? इक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, है ना। तो इक्ष, त्र, ज्ञ और श्र बने कैसे? क और स के मिलने से। त्र बना त और र के मिलने से। ज्ञ बना ज और य के मिलने से। और श्र बना स और र के मिलने से। ये चारों ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनके कुछ उदाहरण भी नीचे दिए हैं जो आप देख सकते हैं। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक। ओके, अब आप चित्र में देख रहे हो कि ड, ढ, ज और फ ये हमारे व्यंजन हैं, लेकिन इसमें जब नीचे बिंदु लग गई तो इनके कुछ उच्चारण जो थे वो बदल गए। जैसे ड तो वो ढ हो गया, ढ तो वो ढ हो गया, पढ़, है ना। ज था वो ज हो गया,
फ था वो फ हो गया। तो ये जो बिंदु नीचे लगी है वो व्यंजन जो है कहलाते हैं आपकी आगत व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं हम? आगत व्यंजन। ठीक है। अब आते हैं हम कुछ ऐसे हमारे वर्णमाला के जो ये मतलब न तो स्वर है ना व्यंजन है, तो इसलिए इनको किस में रखा गया? आयोगवाह में रखा गया। इसलिए इनको दोनों को कहते हैं आयोगवाह। अ जो बिंदु लगी है अ पर वो अनुस्वार कहलाता है, और अ के बाद जो दो बिंदु लगी है वो विसर्ग कहलाता है ना। तो अम, इसको हम उच्चारित कैसे कहते हैं? अम और आहा, ये अनुस्वार और विसर्ग कहलाया। इनके कुछ उदाहरण देके और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं हमको? ऊपर बिंदु लगाकर, जैसे पतंग, बंदर, झंडा और बंदूक, है ना। या आहा में साइड में लेटर के और लास्ट में आता है, लास्ट में दो बिंदु आती है इसमें, जैसे प्रातः, नमः। और एक चीज़ आप देख रहे हो कि इनके उच्चारण करते समय लास्ट में ह की आवाज़ आती है ना, प्रातः, नमः। तो ये भी आपके क्या कहलाए? आयोगवाह या विसर्ग कहलाया। ठीक है। एक और आता है चंद्र बिंदु, जो अनुनासिक कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुनासिक। ये चंद्र बिंदु कहलाई। इसको इस साइन से जो आप देख रहे हो चंद्र बिंदु का, वो आपको चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे दांत, चांद, सांप, मूछ इत्यादि। अब एक और है आपके वर्ण में आ, जिसमें अर्धचंद्र बिंदु लगी होती है। जैसे हम बिंदु नहीं लगी होती, अर्धचंद्र होता है ना। तो जैसे मतलब बाल, जो हमारे हेयर है बाल, यदि उस पर हम अर्धचंद्र लगा दें तो वह क्या बन जाता है? बॉल हो जाता है। इसी तरह से डॉल, मॉल, ठीक, ये भी आगत ही कहलाते हैं। ठीक है। ओके। तो ये हो गए आपके स्वर और व्यंजन। ओके। ठीक है। मैंने इसके पहले आप लोगों को स्वर और व्यंजन समझाए। कुछ और भी है आपके चैप्टर में, जैसे द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या कहलाते हैं? जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? एक व्यंजन स्वर सहित होता है और एक व्यंजन स्वर रहित होता है। आपको एक आधा ग और एक पूरा ग दिख रहा है ना, तो आधा ग मतलब ये स्वर रहित है और पूरा ग मतलब ये स्वर सहित है। तो जब ये दोनों आते हैं एक साथ तो वह द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे गोरिल्ला, सॉरी दिग्गज, गोरिल्ला दिग्गज, है ना। ल और ल गोरिल्ला, स और स रस्सी, लस्सी इत्यादि, है ना। फिर आते हैं हम संयुक्त व्यंजन। मैंने आपको इसके पहले संयुक्त व्यंजन पढ़ा, एक क्षत्रज्ञ, वो भी संयुक्त व्यंजन है। लेकिन ये भी कुछ संयुक्त व्यंजन है जिसमें दो अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़ते हैं, जिसमें एक स्वर रहित होता है और दूसरा क्या होता है? स्वर सहित होता है। ठीक है। वो कहलाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। त्याग, तय, त्याग, बुद्धि, ठीक है, इस तरह से। फिर आते हैं हम र के कुछ रूप पर। आपने देखा होगा कि हमें र की कुछ कुछ अलग अलग रूप लगाते हैं, हम शब्दों में अलग अलग उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि र, पूरा र लिखा जाता है, जिस जो कि व्यंजन र, तो वो स्वर सहित है। लेकिन जब स्वर रहित र कहीं प्रयोग होता है तो उनके इन रूपों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों में इन रूपों का प्रयोग किया जाता है। ऊपर र की मात्रा अर्थ, नीचे भ्रम, ये एक लगाई ट्रक या ड्रम, ठीक है। तो ये आपके र के कुछ रूप हुए। ठीक है। तो ये आपका वर्ण जो था वो आज कंप्लीट हुआ, और वर्ण में मैंने आप लोगों को स्वर और व्यंजन के रूप और स्वर और व्यंजन आपको